हेलो एवरीवन। जो टॉपिक आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CSIR, नेट, JRF, लाइफ साइंस। आज हम आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम है लाइफ साइंस में, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा, विच यूनिट वी शुड प्रिपेयर, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक इट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिन बच्चों ने अपनी मास्टर डिग्री की होगी जियोलॉजी से, बॉटनी से, बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूरोसाइंस, वो सभी बच्चे कॉमन प्लेटफॉर्म के अंडर आते हैं और कॉमन टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइंस, CSIR, नेट, JRF, लाइफ साइंस। ठीक है। बट कंडीशन क्या होगी कि सभी बच्चों ने जो भी एलिजिबल है वो एटलीस्ट शुड हैव 55% इन देयर मास्टर डिग्री, फर्स्ट कंडीशन। अभी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो CSIR, नेट, लाइफ साइंस के पेपर में आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी। पहली रहेगी LS की कैटेगरी, जिसको हम बोल लेक्चरशिप के लिए। सेकंड रहेगी आपकी जो कैटेगरी रहेगी उसको हम बोलेंगे JRF के लिए। ठीक है, JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोल देंगे। अभी JRF के लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज क्या हो, बिलो 28 एज रहेगी। अगर अबाउट 28 रहेगी तो दे आर नॉट कंसीडर फॉर द JRF एग्जाम। ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है CSIR के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो आपका पेपर रहेगा CSIR, नेट, लाइफ साइंस का सिंगल पेपर रहेगा, उसमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 3 आवर्स का टाइम देखने को मिलेगा। और जो अभी प्रेजेंटली जो आपको इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करा रही है, जिसको हम NTA बोलेंगे, NTA इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है प्रेजेंटली की बात करें। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में अगर टोटल मार्क्स की बात करें कितने मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम। तो अगर हम पार्ट वाइज बात करें, अगर हम पार्ट वाइज बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करें, तो पार्ट ए जो आपका होगा वो क्या होता है आपका, हम कह सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड कह सकते हैं, या फिर आप बोल दो इसको रीजनिंग का बोल दो। ठीक है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गिवन होंगे एग्जाम में, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे एग्जाम में। कितने क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 20 में से। ठीक है। और राइट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जबकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी 1/4 रहेगी। ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी की बात करें तो ये जो पार्ट ए था आपका, ये क्या था, कॉमन रहेगा। जो बाकी लाइफ साइंस की जो बाकी जो CSIR एग्जाम रहते हैं, जैसे कि आपका केमिकल साइंस से हो या फिजिकल साइंस है, उन सब एग्जाम में भी पार्ट ए तो कॉमन ही रहेगा। लेकिन जो आपका पार्ट बी और पार्ट सी रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये आपका, इसमें आपको लाइफ साइंस देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अगर हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं तो पार्ट बी में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गिवन होंगे, 50। अटेम्प्ट कितने कर सकते हो, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन। अगेन 2 मार्क्स रहेगा आपका राइट क्वेश्चन के लिए। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 ही देखने को मिलेगी। अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम, गिवन होंगे आपको 75। और राइट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स कैरी कर रहा है आपका, और नेगेटिव अगेन 1/4 देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में, अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम उठाकर देखो तो उसमें 145 क्वेश्चन गिवन होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकता है कैंडिडेट, ओनली 75 क्वेश्चन कैन अटेम्प्ट। और टोटल मार्क्स कितने हो गए आपका, 200 का वेटेज रहेगा। ठीक है। अब हम बात करें कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की इस एग्जाम के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि हम बात करें इस एग्जाम के लिए कि भाई सपोज करो, पार्ट ए की बात कर लेते हैं कि अगर एक बच्चा है जो आपका 6 मंथ के ड्यूरेशन के दौरान सीरियसली अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन कर रहा है CSIR को क्रैक करने के लिए,
तो 15 क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर वो थोड़ा भी टाइम दे रहा है आपको रेगुलरली 6 मंथ के दौरान रोज का 1 आवर्स भी दे के जा रहा है, तो इजीली 10 to 12 क्वेश्चन कर पाएगा, इजीली कर लेगा। 10 to 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है ये सेक्शन में इजीली, ठीक है। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में कितने इजीली अटेम्प्ट कर सकते, सपोज करो किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर ही लेगा, 20 to 25 कर लेगा। चलो हम बोल रहे 20 कर लिए बच्चे ने। और पार्ट सी में 20 क्वेश्चन अगेन अटेम्प्ट कर लिए। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने भाई, देखो पार्ट ए में थे 10, पार्ट बी में 20, पार्ट सी में 20, यानी कि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं टोटल, ठीक है। अभी मार्क्स वेटेज देखो, 20 से आपको 80 मार्क्स मिल गए इसमें, और पार्ट बी में आपको कितने मिल गए, 40 मार्क्स मिल गए सपोज करो, और पार्ट ए में आपको 20 मिल गए। तो टोटल मार्क्स आपने कितने गेन कर लिए, कितने आपको मार्क्स मिले एग्जाम में, 20, 40, 60, 80, यानी कि अराउंड 140 का आप इजीली, आपको 140 मार्क्स आ जाएंगे इजीली, ठीक है। और क्वेश्चन कितने करने आपको, ओनली 50 क्वेश्चन, यानी कि आउट ऑफ 140 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन किए, 50। आपके मार्क्स कितने आ रहे, 120, 140 आ रहे। अगर हम बात करें, अगर कट ऑफ की बात करें भी, कट ऑफ कितनी जाती है, तो ये रेंज करेगी 1052, अगर हम बात करें 1052 120 मान लो आप, ठीक है। एक जनरल कैटेगरी के लिए, 1052 120 फॉर एलएस एंड 124 जेआरएफ। बाकी नॉर्मल बच्चे जो अपनी एवरेज, जो अपनी तैयारी रेगुलर अच्छे तरीके से कर रहा है 6 मंथ के लिए, उसने कितने कर लिए, 140। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ए सेक्शन ने 10 क्वेश्चन किए, बी से उसने 20 क्वेश्चन कर लिए, सी से उसने 20 कर लिए, 20 राइट क्वेश्चन किए, तो यानी कि उसको 140 तो मार्क्स आ गए। कट ऑफ कितनी जा रही है आपकी, ओनली 120 जा रही है। तो ऐसे तो आपको देखने में लग रहा होगा भी, जैसे 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 मैंने बताया आप लोगों को, तो आप लोगों को लगे कि बड़ा इजी होगा एग्जाम। तो भाई अब जब हम इतने इजीली कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो 145 में से अगर एक बच्चे ने 50 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए राइटली, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसने सीएसआईआर क्रैक कर लिया है, उसकी कोई सरदर्दी ही नहीं है। तो फिर ये हमारा सीएसआईआर का एग्जाम हो क्यों नहीं पा रहा, इसके पीछे क्या रीजन है भाई, हमें इतना पैनिक, इतना डर क्यों फील होता है इसको देखते ही। भाई सीएसआईआर एग्जाम देखते डर सा लगने लग जाता है कि हमसे नहीं हो रहा। हम 2 बार ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, कुछ लोगों ने 4 बार भी इसको दिया है, तो हम कर क्यों नहीं पा रहे भाई। कुछ लोगों ने 2 बार एग्जाम के लिए पेयर हुए, 3 के लिए, 4 के लिए, बट क्रैक नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ बहुत कुछ आता है, बाकी जैसे हमने आप लोगों को बताया उस हिसाब से आपको लग रहा हो काफ़ी ईजी है तो एग्जाम करना, फिर क्यों नहीं हो पा रहा। तो चलो हम बात करें, अगर पार्ट बी और पार्ट सी की सेपरेटली बात कर लेते हैं एक बार। तो पार्ट बी और पार्ट सी की अगर हम बात करें डिफरेंट सेपरेट में, तो जो आपका जो पार्ट बी है, इसमें आपको डायरेक्ट हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि पार्ट सी में थोड़ा सा पार्ट बी से डिफरेंट रहेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, थोड़ा प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। सपोज करो पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कोई स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, आपने कहीं बुक से रीड किया है उसको, और स्टेटमेंट गिवन है। अभी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है, आप उसको कर लोगे अगर आपको आता है तो। जैसे कि हम यहाँ पे दिखाना देखना चाहेंगे क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अगर आपको पता है सपोज करो ऑक्सीटोसिन है, तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपको आंसर आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता तो नहीं कर सकते, यानी कि आपके कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट लाइक द इन नीट एग्जाम। आपके नीट एग्जाम में भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोस्टली, कि भाई स्टेटमेंट आ गई आपको आती है तो आप कर लोगे, नहीं आ रहा है आपको स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं, आपने नहीं रीड किया तो आप नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत आ रही है, इसीलिए काफ़ी इजी पोर्शन माना जा रहा है कंपेयर टू पार्ट सी। लेकिन पार्ट सी में आपको दिक्कत आएगी, कि पार्ट सी में आप बच्चे क्या करते हैं कि भाई अब स्टेटमेंट तो रीड करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ मिल्क, हमने कह दिया भाई ऑक्सीटोसिन है, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पार्ट सी में हमें इसके पीछे रीजन पढ़ने पड़ेंगे, भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा रहा है तो कैसे करवा रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म कैसे चल रहा है कि नहीं।
एक लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब आप पढ़ रहे हो किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में आपको सोच के चलना पड़ेगा कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट या ये फंक्शन ऐसे चल रहा है, जीन रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो जीन कैसे रेस्पॉन्सिबल है, कौन से उसके फैक्टर्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या वो किसी को लोअर इफेक्ट कर रहा है या हाइयर अपग्रेड करके जा रहा है, ठीक है, किसी अदर जीन का इफेक्ट। तो हमें उसके पीछे सारी की सारी कहानी, उसकी जो स्टोरी होगी वो उसको रीड करना होगा। यही मेन रीज़न है। तो जैसे, और सेकंड क्या रहेगा कि इसमें क्वेश्चंस आपको थोड़े लेंदी लगेंगे थोड़े से। देखो आप देखो, क्वेश्चन पार्ट 118 की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, अब बच्चा इतने बड़े क्वेश्चन को देख के ही थोड़ा सा बोर फील होने लग जाता है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो पार्ट सी को करने के लिए आपको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग क्या रहेगी आपकी यहाँ पे, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सेकंडली, कि आपको ये क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमें ये क्वेश्चन लेंदी ना लगे, हमें इजीली इनको रीड कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। तो अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, प्लस में कंसेप्चुअल हो गए, तो पार्ट सी हमें सबसे इजी लगेगा कंपेयर टू पार्ट बी। अगर मेरी बात करें, अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा पार्ट ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी कंपेयर टू पार्ट बी इजी रहता है, बट थोड़ा सा क्या होता है, पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्ट सी में क्या आपके कंसेप्चुअल है। और जिस दिन आप लोगों को पार्ट सी इजी लगेगा, जिस दिन आपको अपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, कंसेप्चुअल हो गए, उसी दिन आप इस एग्ज़ाम को इजी, पार्ट सी इजी लगेगा और उसी दिन आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो चलो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 13 यूनिट है। जो डिटेल आपका सिलेबस रहेगा वो उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम रफली बात करें ऊपर से, तो 13 यूनिट आपको देखने को मिलती है। अब जो स्टूडेंट के माइंड में जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन चल रहा होता है वो क्या होता है, कि कौन सी यूनिट हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी यूनिट ज़्यादा मार्क कैरी करेंगी, कौन सी ज़्यादा वेटेज रखती है, ठीक है। तो सपोज करो अभी आपकी यहाँ पर सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन यूनिट की बात करें, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर आपकी जो सेल कम्युनिकेशन की बात करें, ये अगर 30 मार्क्स कैरी कर रही है एग्जाम में, अगर हम डेवलपमेंट वाई की बात कर लो, या फिर इनहेरिटेंस के लिए किसी और यूनिट की बात करो, तो वो भी क्या करेगी, अराउंड रफली 30 नहीं तो 28, 27 मान लो, या 32 मार्क्स ही कैरी करेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेल कम्युनिकेशन को तो 30 मार्क्स दे दिए इन्होंने, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए 100 मार्क्स का पेपर बना दिया, या 100 मार्क्स, 30 मार्क्स इनहेरिटेंस बायोलॉजी में दिया, 100 का सेल कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं होगा। सभी की सभी जो 13 यूनिट देख देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर, ये सभी की सभी रफली इक्वल वेटेज कैरी करेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी से बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी कौन सी यूनिट हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, तो ये भी फिर अभी तो स्टिल कन्फ्यूजन है। भाई हमें ये तो पता चल गया कि भाई 13 की 13 है, तो क्या हम 6 मंथ में 13 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मेन पॉइंट तो ये होना चाहिए कि जो भी यूनिट हम प्रिपेयर करें वो आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कि वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन दिया जाए, सपोज करो कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी कन्फ्यूजन के। आपको अगर सपोज करो कोई सेल यूनिट आपने प्रिपेयर की है, तो सेल यूनिट से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, क्वेश्चन आता है आपके माइंड में होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो, तो आप ये टेस्ट इजीली क्लियर कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम, अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी आप 8 से 10 यूनिट सेलेक्ट कर लो, 13 में से 8 to 10 यूनिट सेलेक्ट कर लो, वो आप पे डिपेंड रहेगा। क्योंकि अगर सपोज करो मैंने आप लोगों को बताया कि आप सिस्टम फिजियोलॉजी कर फिजियो कर लो, एनिमल फिजियो कर लो, अब वो बच्चा बोट जिन्होंने अपने मास्टर बोटनी से की, प्लांट से की है, उसने तो एनिमल कभी देखी ही नहीं होगी, उसको एनिमल पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो अब वो बच्चे को मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि आप एनिमल पढ़ो, तो थोड़ा उसका भी टाइम वेस्ट होगा, उसको भी थोड़ा दिक्कत आएगी इसको पढ़ने में। तो इससे अच्छा है कि वो कोई एनिमल के अलावा कोई 10 यूनिट को अच्छे से रीड कर ले, अच्छे से प्रिपेयर कर ले अपने लिए, है कि नहीं। तो ये डिपेंड करेगा किसी भी इंडिविजुअल पर
किसी भी स्टूडेंट पर जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है कि कौन सी उसको यूनिट प्रिपेयर करनी है। बट अकॉर्डिंग टू मी मैं बोल के जाऊँ कि भाई आपको 8 से 10 यूनिट तो अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और वो आपकी यूनिट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो आपको एग्जाम में आए आप इजीली कर लो विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, अगर जिस दिन आपने ये 8 से 10 यूनिट विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप कर पाओगे तो आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। हम अपने अपकमिंग वीडियोस की बात करें तो हम वो सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन जिन टॉपिक्स में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन फील होता है, जिन बच्चों को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।